हमारी सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लैग्रांज पी एक्स वाई हल की योग्य होनी समीकरण क्या होती है क्या नहीं। अगर उस एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूँगी, ठीक है। अब इस यूनिट का सेकंड पोर्शन है, चैप्टर थर्ड कंप्लीट है। सेकंड यूनिट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड और थर्ड दोनों ही चैप्टर कंप्लीट आएंगे। तो अब है इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन थर्ड चैप्टर कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण कि क्या होते हैं। रैखिक अवकल समीकरण हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, क्या होते हैं कि जिनमें आश्रित चर और उसके अवकलज केवल प्रथम घात के ही और आपस में गुणित नहीं होते, तो वो अवकल समीकरण क्या कहलाती है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जिसका सॉल्यूशन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण वे समीकरण हैं जिनमें आश्रित चर तथा उसके अवकलज केवल प्रथम घात में ही आते हो तथा आपस में गुणित नहीं होते हो, कि उनके आश्रित और अवकलज क्या हो, केवल प्रथम घात के हो और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। वहां हमने पढ़ी थी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। यहाँ घात तो एक ही होगी अवकल समीकरण की, लेकिन जो कोटि होगी वो एक से ज्यादा होगी, ठीक है। तो एन कोटि की रैखिक अवकल समीकरण इस फॉर्म की होती है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन अप टू पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में, ठीक है। ये होती है एन कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। इनमें घात तो सबकी एक होगी लेकिन कोटि एन होगी, तो ये कहलाती है एन कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, जहाँ P1 P2 अप टू Pn और ये Q या तो x के फलन होंगे या सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, y के वेरिएबल नहीं होंगे, ये सिर्फ x के होंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यूज होंगी यहाँ पर। तो ये है एन कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। अगर P1 P2 अप टू Pn ये सिर्फ अचर राशियां हैं, अगर P1 P2 Pn सिर्फ केवल अचर राशियां हैं, तो ये अवकल समीकरण एक अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। नहीं समझ में? अभी हमने देखो पढ़ा था कि P1 P2 Pn और Q ये या तो x के फलन होंगे या फिर अचर होंगे। अगर P1 P2 P3 अप टू Pn कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो जो समीकरण एक है ये अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जो इस फॉर्म की होंगी, जहां A1 A2 An क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। क्लियर है यहाँ पर? नाउ एक चीज देखिए, d की पावर n अपॉन dx की पावर n, हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल D की पावर n, जहां ये d डिफरेंशियल अवकलन को शो करेगा, इस फॉर्म को। क्लियर है? जितनी पावर होगी उतनी फॉर्म में n है तो d की पावर n y एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें इसको लिखा है डी एन अपॉन में डी एक्स एन। इसी तरीके से डी एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स एन माइनस वन क्या हो जाएगा, डी एन माइनस वन। यहाँ पर इसी तरीके से डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू क्या होगा, डी की पावर एन माइनस टू। वाई साथ में रहेगा यानी इसका डिफरेंशियल शो, प्लस ए एन वाई अब इज इक्वल टू क्यू एक्स। कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू अप टू ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ देखिए तो a1 a2 तो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कंप्लीट इक्वेशन किसका फंक्शन है, d का ही फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इस डिफरेंशियल को कैपिटल D के ऑपरेटर में लिख रहे हो तो y इधर ही ऑपरेट होगा, ना कि यहाँ पर ऑपरेट होगा, क्योंकि d ओवर डी अगर dy ओवर dx है तो हम इसे लिख सकते हैं dy, यानी इसका डिफरेंशियल हो रहा है। आप इसे ये नहीं लिख सकते कि yd, ये गलत फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये d का फंक्शन है, इसे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, जहां फंक्शन ऑफ d क्या है, ये कंप्लीट वैल्यूज है। आगे बस में समीकरण 4 d के अवकल संकारक या फिर d के अवकल ऑपरेटर कहलाते हैं, क्योंकि d की इक्वेशन से। क्लियर है? तो ये होती है एन कोटि की रैखिक अवकल समीकरण और ये होती है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। और हम जब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में जो इस फॉर्म में दी हुई होगी उन्हें कैपिटल डी ऑपरेटर में ही शो करेंगे, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अब है रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल। देखिए, रैखिक अवकल जो हमारे पास दी हुई अवकल समीकरण होती है उसका हल
व्यापक हल दो भागों में फाइंड होता है, एक होता है पूरक फलन और दूसरा होता है विशिष्ट समाकल। दोनों के मेथड हैं अलग अलग, जो हम एक्सरसाइज करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते रहेंगे। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होती है। पूरक फलन जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CF, ठीक है। व्यापक हल दो भागों में विभाजित होता है, पहला पूरक फलन, दूसरा विशिष्ट समाकल। पूरक फलन जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं और CF से डिनोट करते हैं। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समीकरण 3 के दाहिना पक्ष QX को शून्य मान लिया जाता है, अर्थात फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0। देखो, जब हमें दी हुई रैखिक अवकल समीकरण का पूरक फलन ज्ञात करना है तो हमारे पास ये अवकल समीकरण है, ठीक है। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए जो दाहिनी वैल्यूज होती है RHS में, वो हम क्या लेकर चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। यानी पूरक फलन ज्ञात करने के लिए फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, तभी पूरक फलन फाइंड कर सकते हैं। तो यानी किसी भी रैखिक अवकल समीकरण का पूरक फलन ज्ञात करने के लिए जो RHS दाहिने पक्ष की वैल्यू होती है QX को क्या ले लेते हैं, 0 मानकर चलते हैं। तो फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 इस तरीके से। और फिर इसे हम अपने मेथड से सोल्व करेंगे, जिसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे मेथड है क्या, ठीक है। इसे हम रैखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप 3 का समान भाग भी कहते हैं। जो ये हमारी रैखिक अवकल समीकरण है, इक्वेशंस नंबर 3, तो पूरक फलन को इस रैखिक अवकल समीकरण के जो व्यापक रूप ही फाइंड किया था, इसका क्या कहते हैं, समान भाग कहते हैं। तो यानी ठीक है, उसके सेकंड है विशिष्ट समाकल, कि दी हुई अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल तभी प्राप्त होगा तब समीकरण 3 का दाहिना पक्ष शून्य नहीं हो। यानी रैखिक अवकल समीकरण का जब विशिष्ट समाकल फाइंड करेंगे वो कब मिलेगा, कि जो उसका RHS में QX है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में यहाँ तो पूरक फलन के लिए मान के चलते हैं, जब आपको क्वेश्चंस दिया हो उसमें RHS में जो Q का फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए, तभी विशिष्ट समाकल फाइंड होगा, अदरवाइज विशिष्ट समाकल फाइंड नहीं होगा। विशिष्ट समाकल को रैखिक अवकल समीकरण को जो व्यापक रूप इक्वेशन नंबर 3 हमने फाइंड की थी उसका असमान भाग कहते हैं। तो यानी ये हम अभी पढ़ेंगे अभी कि रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल दो भागों में मिलता है, पूरक फलन और विशिष्ट समाकल। पूरक फलन में क्या करते हैं हम, जो RHS में वैल्यूज होती है उसे फाइंड करने 0 लेकर चलते हैं मानकर, तो पूरक फलन फाइंड करते हैं। विशिष्ट समाकल में RHS की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी विशिष्ट समाकल फाइंड करेंगे। पूरक फलन हमने फाइंड कर लिया, विशिष्ट समाकल फाइंड कर लिया, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल, यानी y इज इक्वल टू CF प्लस में PI। क्लियर है ये चीज ना। अब हम पढ़ते हैं कि पूरक फलन कैसे सोल्व करते हैं और रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं ना। पूरक फलन CF माना अवकल समीकरण ये है हमारी, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हमारी अवकल समीकरण d/dx को हमने कैपिटल D ऑपरेटर में लिख दिया है, हमें मिल गया फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0। पूरक फलन ज्ञात कर रहे हैं तो RHS की जो वैल्यूज होती है उसे 0 लेके चलते हैं, ये हमने 0 के बराबर ले ली, ये d का फंक्शन है ना। अब हम इसकी क्या ज्ञात करते हैं, पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे A से डिनोट करते हैं वो निकालते हैं, जो क्या होती है फंक्शन ऑफ m इज इक्वल टू 0। कैसे मिलेगी, जो आपका ये फंक्शन ऑफ d है, ठीक है, इस d की जगह m की क्या रख देंगे, हम m रख देंगे और उस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, सहायक समीकरण। ध्यान रखना ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मान ज्ञात करने के लिए निकालते हैं सहायक समीकरण। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन ऑफ d बराबर 0 के है, फंक्शन ऑफ डी 0 के बराबर नहीं है, ये सिर्फ हम इसकी सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं। जो कैसे ज्ञात करते हैं कि उस अवकल समीकरण में जिसे हमने डी ऑपरेटर में किया उसमें डी की जगह क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं। तो इस अवकल समीकरण की सहायक समीकरण होती है एफ एम इज इक्वल टू 0, वाई नहीं होता है साथ में, एफ एम यानी डी की जगह हमने क्या पुट किया है, एम पुट किया है। तो लीजिए आपकी ये था फंक्शन ऑफ डी, इसकी जगह डी की जगह क्या पुट करोगे, एम पुट करोगे, तो एम की पावर एन प्लस a1 एम की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एम की पावर n माइनस 2 अप टू an इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 इस समीकरण 1 की क्या कहलाती है, सहायक समीकरण कहलाती है। अभी आपकी कंप्लीट इक्वेशन m में मिल गई, तो इसको सोल्व करोगे जब आप, तो इसमें m के मान मिलेंगे। अब एक रूट भी हो सकते हैं, मान मिल सकते हैं, दो मूल भी मिल सकते हैं,
3 भी मिल सकते हैं। तो समीकरण 2 को हल करके हम n के मूल ज्ञात करते हैं और हमने मान लिया कि इस समीकरण 2 को हल करने पर हमें n मूल मिले हैं, जो क्या है λ1 λ2 अप टू λn इस सहायक समीकरण fm इज इक्वल टू 0 के n मूल हैं। ठीक है, मैं फिर से बार रिपीट कर रही हूँ। पूरक फलन क्या करते हैं, हमें जो अवकल समीकरण दी हुई होती है उसमें RHS तो 0 लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया होता है, ठीक है, वरना नहीं है तो पूरक फलन ज्ञात करने के लिए RHS जो दाहिना पक्ष होता है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर हम उसकी सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं जो fm इज इक्वल टू 0 होती है, यानी जो अवकल समीकरण है उसमें d की जगह m पुट करके उसे 0 के बराबर रखते हैं और फिर m के लिए उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें m के मान मिलते हैं, जो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये आती है कि जो m के मान मिलेंगे वो वास्तविक हो और समान हो, वास्तविक हो लेकिन अलग अलग हो, काल्पनिक हो अलग अलग हो और काल्पनिक हो तो समान हो। ये 4 केस है, क्योंकि हम m के लिए इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें मान वास्तविक और काल्पनिक कुछ भी मिल सकते हैं, वो समान है या अलग है उसके ऊपर भी रिजल्ट डिफाइन करते हैं। तो 4 केस अब हम पढ़ेंगे कि m के मान किस तरीके से जब मिलेंगे तो उसे किस तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करने के बाद नाउ फर्स्ट केस है कि जब सहायक समीकरण के सभी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, यानी जब आप समीकरण 2 को सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो n के मान मिलते हैं वो सारे मान कैसे हों, वास्तविक हों और अलग अलग हों। ठीक है, तब देखिए यदि सहायक समीकरण fm इज इक्वल टू 0 के सभी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं तो अवकल समीकरण फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल निम्न होगा। अगर सहायक समीकरण के सभी मूल जितने भी मिले, 2 है, 3 है, n मूल जो भी है वो सारे वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो इस अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e की पावर λ1x प्लस c2 e टू दी पावर λ2x अप टू cn e टू दी पावर λnx। ठीक है, इस फॉर्म जहाँ λ1 λ2 λn इस सहायक समीकरण के क्या है, n मूल हैं और c1 c2 अप टू cn क्या है, स्वेच्छ अचर राशियां हैं। तो y ऑफ x इसे लिख सकते हैं समेशन i बराबर 1 to n ci e टू दी पावर λi x। तो यानी जब आपको सहायक समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग मिलते हैं तो उस समीकरण का पूरक फलन इस फॉर्म में दिया जाता है। हम मान के सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन थी, कोई भी इक्वेशन हो, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी m इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, m के देखिए दोनों मान वास्तविक हैं, प्लस 1 और दोनों अलग अलग है, एक प्लस 1 है और एक माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका व्यापक हल cf c1 e टू दी पावर λ1 एक मान तो 1 है x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो λ1 λ2 अप टू λn इस समीकरण को सोल्व करने पर इसके n मान है। तो ये होता है कि जब सहायक समीकरण के सभी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो उस समीकरण का पूरक फलन ये दिया जाता है जहाँ λi इस सहायक समीकरण में n के मान है। क्लियर है फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, जब सहायक समीकरण के सभी मूल वास्तविक तथा पुनरावृत है, यानी जब आप इस सहायक समीकरण को सोल्व करते हो तो इसके सारे मान कैसे हैं, वास्तविक तो है लेकिन पुनरावृत यानी रिपीट हो रहे हैं, एक मान 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी मिल सकता है। तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा, देखिए तो जब सहायक समीकरण fm इज इक्वल टू 0 के सभी मूल वास्तविक हैं लेकिन कुछ मूल समान हो। ठीक है, कि जो सहायक समीकरण fm है जब आप उसे सोल्व करते हो तो उसके मूल वास्तविक तो है लेकिन मान कैसे मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 का क्या होगा, तो माना अवकल समीकरण फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0 के सहायक समीकरण fm इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। हमने मान लिया कि ये जो हमारी अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण की ये सहायक समीकरण है जिसके के मूल क्या है, समान है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी, यानी λ1 से लेके λk तक के सारे मूल तो क्या है, समान है, किसके बराबर है, लैम्बडा, और उसके k के बाद k प्लस 1 k प्लस 2 जो n मान है k प्लस 1 तक वो सारे क्या हैं, अलग अलग हैं, तो उसका पूरक फलन क्या होगा। तो देखिए ये मान क्या है, सेम है, कितने मान है, k मान समान है, तो इसका होगा c1 प्लस c2x
अप टू सी के एक्स टू दी पावर के माइनस में 1 इंटू ई टू दी पावर लैम्बडा एक्स। ठीक है, के मान समान थे, इस तरीके से फॉर्म में चलेगी कहाँ तक, C1 C2 C के कांस्टेंट वैल्यूज है, जितने मान समान है उतनी कांस्टेंट है, लेकिन x कहाँ तक चलेगा, k माइनस 1 तक। क्लियर है, और ये मान अलग अलग हैं और वास्तविक हैं, तो जो हमने पिछला सॉल्यूशन पढ़ा था उसी तरीके से दोगे। समेशन i बराबर k प्लस 1 टू n सी आई इंटू दी पावर लैम्बडा आई एक्स। अब इस एक बार एग्जाम्पल से देखिए, हमारे पास हमने सपोज कर ले ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यानी x माइनस 1 दो बार 0 हो रहा है, तो इसके दो मान मिल गए 1 और 1। ठीक है, ये केस मैं आपको समझा चुकी हूँ, अलग वाला तो इसे क्लियर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। रिपीट वाला देखिए, अब x के दोनों मान क्या है, वास्तविक हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका पूरा फलन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जितने मान रिपीट होते हैं x की पावर कितनी चलती है, उसमें से एक कम चलती है k माइनस 1 तक, तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो सिर्फ कहाँ तक डिफाइन होगा, 1 तक। लेके चलिए C1 प्लस C2 x, ये होता है पूरा फलन। अगर x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो यानी x के कितने मान, x माइनस 1 3 बार 0 हो, तो x के 3 मान मिलेंगे 1 1 और 1, तीनों वास्तविक हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका पूरा फलन क्या दोगे, k माइनस 1 तक चलता है। अगर k मान समान है तो क्या चलता है, k माइनस 1 तक डिफाइन होती है, तो यहाँ तक होगी 3 मान है एक्स स्क्वायर C1 प्लस C2 x प्लस में C3 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर लैम्बडा एक्स। सॉरी, इसमें डिफाइन करना भूल गई थी, लैम्बडा क्या है 1 है, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स। क्लियर है, तो ये होता है जब मान रिपीट हो। इसी तरीके 4 होंगे तो एक्स क्यूब तक चलेगा, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर प्लस C4 एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स, और अलग अलग है तो उसके लिए ये डिफाइन होता है। क्लियर है, तो ये था जब मान वास्तविक हो और समान हो, तो उसके लिए उसका पूरा फलन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अब है हमारा तीसरा केस कि जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, काल्पनिक हो और भिन्न भिन्न हो, यानी जो हम सहायक समीकरण सोल्व करते हैं उसके मान कैसे हैं, काल्पनिक हैं और अलग अलग हैं, तो उसका क्या व्यापक हल होगा, यानी पूरक फलन क्या होगा। देखिए, माना सहायक समीकरण के कुछ मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न है, तो माना कि अवकल समीकरण ये है हमारी फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू 0, जिसकी सहायक समीकरण क्या होती है, fm इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि इसके दो मूल क्या है, काल्पनिक है। ये दो मूल काल्पनिक है, अर्थात लैम्बडा 1 है अल्फा, और अलग अलग भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और लैम्बडा 2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्योंकि जब हम सोल्व करते हैं काल्पनिक मान तो वो प्लस माइनस आयोटा वाई में आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं। और बाकी इसके आगे के मान है 3 से लेकर n तक, वो सारे कैसे हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। अब वास्तविक है और अलग अलग है, उसके लिए तो ये सॉल्यूशन होता है जो हम फर्स्ट केस में डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये मान कैसे हैं, उसके काल्पनिक है और अलग अलग है, तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये कैसे आई है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो मैंने आपको जो फर्स्ट केस समझाया था उसी केस से मैं आपको यहाँ पर ये डिस्कस कराती हूँ। क्या होगा, CF फाइंड करने के लिए C1 e टू दी पावर लैम्बडा 1x यानी e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस C2 e टू दी पावर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। खोलिए तो C1 क्या हो जाए, e टू दी पावर अल्फा तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा C1 e की पावर आयोटा बीटा, यानी C1 e की पावर आयोटा बीटा को खोलिए क्या होगा, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। इसी तरीके से यहाँ से e टू दी पावर अल्फा कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा e की पावर माइनस आयोटा बीटा लीजिए, तो ये क्या हो गया C2 ले ली सॉरी कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। कोस बीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा C1 प्लस में C2 कोस बीटा, और इसमें से आयोटा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा C1 माइनस C2 साइन बीटा। C1 और C2 कांस्टेंट है, तो C1 प्लस C2 को हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया A, और आयोटा C1 माइनस C2 भी कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट नाम दे दिया B। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है। तो यानी जब आपके पास मूल काल्पनिक है और अलग अलग है, ये दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन है, तो e टू दी पावर अल्फा एक्स जो आपकी ये रियल नंबर होंगे
बाहर आएंगे C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यानी आपके पास दोनों मानों को इंक्लूड करके x प्लस माइनस आयोटा y, ये दोनों मान को इंक्लूड करके इसका ये सॉल्यूशन से लेके ये डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। आगे बस प्लस माइनस को एक साथ इंक्लूड करके ये सॉल्यूशन आया है, मूल अलग अलग थे, सॉल्यूशन ये आया है। आगे आपको ये बात समझ में क्लियर है ये चीज। तो ये होता है जब मूल काल्पनिक हो और अलग अलग हो। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसकी एक दूसरी फॉर्म और होती है, वो होती है a e⁴ cos बीटा x प्लस b, जहाँ a और b कांस्टेंट है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस में जब मूल काल्पनिक होते हैं तो इस फॉर्म में दिया हुआ होता है और या फिर इस फॉर्म में दिया हुआ होता है। क्लियर है ये चीज। नाउ जब सहायक समीकरण के कुछ मूल काल्पनिक हो और पुनरावृत हो, यानी अब सहायक समीकरण के मूल तो काल्पनिक है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो क्या होगा उसका सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि ये दो मान है जो रिपीट हो रहे हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा। λ1 λ3 रिपीट हो गए, λ2 और λ4। बाकी के मान वास्तविक और अलग अलग हैं। अब 5 से लेके n तक के मान वास्तविक और अलग अलग हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो ये होगा जो हमारा फर्स्ट केस। इनका सेम उसी तरीके से चलेगा जैसे वास्तविक में चला, जितने मान समान होंगे उसी तरीके से। e⁴ तो क्या होगा, बाहर होगा C1 प्लस C2x इंटू कोस बीटा x, क्योंकि दो मान समान है, दो मान समान है। तो अगर k मान समान होंगे तो x की पावर कहाँ तक चलेगी, k माइनस 1 तक, प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा x में। क्लियर है ये चीज। ये होती है कि जब मान सहायक समीकरण के मान कैसे हो, काल्पनिक हो लेकिन क्या हो, रिपीट हो रहे हो। ठीक है, अब इसका एक बार एग्जांपल देखिए। हम एक बार एग्जांपल करते हैं दोनों केस के, कि जब सहायक समीकरण के कुछ मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न है। ठीक है, हमने ले लिया है ये एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये है हमारे पास m² प्लस 1। मैंने एक अवकल समीकरण की सहायक समीकरण डिफाइन किया m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए m इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस में आयोटा। आपको यही मिलेगा, सिर्फ काल्पनिक है, अलग अलग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है पूरक फलन। ठीक है, पूरक फलन हो गया आपका e⁴ अल्फा तो क्या है 0, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो, 0 प्लस माइनस आयोटा, यही होगा। तो अल्फा का मान तो क्या हो गया 0, तो यानी e⁴ इंटू x। C1 कोस बीटा x, बीटा में क्या आयोटा को साथ में नहीं लेना है, इसका कोफिशिएंट क्या है बीटा का 1, तो यानी C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, तो बीटा का मान 1 हो गया, C2 साइन x। e⁴ क्या होती है 1, तो इसका पूरक फलन क्या होगा C1 कोस x प्लस C2 साइन x। क्लियर है, ये होता है काल्पनिक हो अलग अलग हो। अगर मूल काल्पनिक है और समान है, हम ले लेते हैं m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी को ले रहे हैं, 0 है। ये किसी भी अवकल समीकरण के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ सहायक समीकरण से समझा रही हूँ। ठीक है, इसके मान हम क्या ले रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, 2 बार आएंगे, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस में आयोटा, 2 बार रिपीट हो रहे हैं इसके। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e⁴ C1 प्लस C2x इंटू कोस बीटा x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा x। यानी जितनी बार मान रिपीट होते हैं उतनी बार आपको सॉल्यूशन देना होगा। दीजिए, देखिए सॉल्यूशन, अल्फा क्या है 0 है, क्योंकि 0 प्लस माइनस आयोटा 0 प्लस माइनस आयोटा, तो e⁴ इंटू x, 2 बार मान समान आ रहे हैं, तो C1 प्लस C2x कोस बीटा x, बीटा का मान क्या है 1, प्लस C3 प्लस C4x साइन x, इसका मान 1 हो गया। या अगर 3 बार आते प्लस माइनस आयोटा, अगर ये होल क्यूब होता और हम अगर एक बार और लेते प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाता C3x², C4 प्लस C5x प्लस C6x²। कांस्टेंट आगे क्यों होंगे, कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये थे पूरक फलन के आपके 4 केस, कि जब मान वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, मान वास्तविक और रिपीट हो, काल्पनिक हो अलग अलग और काल्पनिक हो तो समान। ये 4 केस हो जाए किसी भी रैखिक अवकल समीकरण का पूरक फलन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आपके 4 हैं, आप इनको चारों कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना। कल हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।